बीजेपी की लड़ाई किससे है? लोहिया जी ने यह भी कहा था कि जिन्ना कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। जिन्ना की एंट्री से क्या आपकी लड़ाई आसान हो गई? मैं कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता, मैं तैयारी करके नहीं आया हूं, मुझे तैयारी है आप, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरव्यू खत्म करना। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चश्मा पहनते हैं और प्रियंका गांधी खुशबू को बहुत गरूर है अपने महकने पर, मुमकिन नहीं है हवा से रिश्ता किए बगैर। नमस्कार, तीखे सवालों वाले कार्यक्रम 3 का तीर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज हमारे खास प्रोग्राम में जो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, वो खुद तो टीवी पर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका काम ज्यादा बोलता है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी, वो मेहमान जो एसपी से होते हुए बीएसपी में आते हैं और फिर मोदी सरकार में कानून राज्य मंत्री बनते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। विपक्ष कह रहा है कि आप बहुत ही मौका परस्त हैं। हाँ, मौका परस्त नहीं, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे छोड़ा। जैसे मैं 12वीं लोकसभा 13वीं लोकसभा नहीं, मैं बीएसपी से पार्लियामेंट लड़ा 96 में और यूपी में सर्वाधिक वोट पाया, वह थोड़े वोटों से हार गया तत्कालीन बीएसपी में। तो मेरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई बघेल समाज की ज़मीन पर कब्जा लोग कर रहे थे, मैंने विरोध किया, पार्टी से निकाल दिया। फिर मैं 12वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से जीता, उन्होंने मुझे लिया। लेकिन ये आरोप लगते हैं कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं उत्तर प्रदेश के, आपको लगता है कि थोड़ी सी हवा बदल रही है किसी पार्टी की, आप पार्टी चेंज कर देते हैं। पासवान जी से तुलना नहीं कर सकते आप। तो 12वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से जीता, 13वीं लोकसभा जीता, 14वीं लोकसभा जीता। और जब मैं जीतता था तब 6 लोकसभा भाजपा जीतती थी मेरी कमिश्नरी में, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और अलीगढ़। जलेसर अकेला में समाजवादी पार्टी से जीतता था। तो जब मैं 3 बार चुनाव जीता लगातार, जिसको हैट्रिक कहते हैं, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और 15वीं में इसलिए नहीं कि डीलिमिटेशन कमीशन ने मेरी लोकसभा को 5 लोकसभाओं में बांट के समाप्त कर दिया, एंड आई बिकेम द बहादुर शाह जफर ऑफ जलेसर। तो मैं लड़ूंगा ना, मैं जिस समाज से, वो समाज भेड़ चराने का काम करती है, तो मैं भेड़ नहीं चराऊंगा ना। सत्ता किसी की तो भी हो? नहीं, तो मुझे मैंने फिरोजाबाद मांगी, तो अखिलेश यादव जी ऑलरेडी जो कन्नौज से एमपी थे, वो मेरी वाली सीट पे आके लड़ने आए। तो अब मैं क्या करूंगा? तो मैं कोई पैतृक व्यवसाय नहीं कर सकता। लेकिन बघेल जी, सत्ता किसी की भी हो, प्रमोशन आपका पक्का। मैं प्रमोशन पे आ रहा हूँ, लेकिन दुनिया में सब बॉलरों का, सब कप्तानों का ओवर 6 बॉलों का आता है। समाजवादी पार्टी ने मेरे को 3 ही बॉलें फेंकने दी, चौथी अपने बेटे को दे दी, 5वीं अपनी बहू को दे दी। तो स्वाभाविक राजनीति में आया तो राजनीति करूंगा। तो मैं बीएसपी ने मुझे को अखिलेश से लड़ने लायक समझा, देन फिर डिम्पल यादव के सामने लड़ने लायक समझा। उस समय नूरा कुश्ती नहीं थी सपा बसपा की। उस समय मुलायम सिंह जी ने अगर अपने पुत्र वधू को लड़ाया, तो बसपा ने सिद्दीकी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा, सतीश मिश्रा, जयवीर सिंह होने के बावजूद मेरे को लड़ाया। वो मैं लड़ा, तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मेरे को छोड़ा। छोड़ने के बाद बीएसपी ने इतनी आपकी मदद की और उसके बाद भी आपने बीएसपी को भी छोड़ दिया, आप बीजेपी में आ गया, सांसद ही छोड़ दिया, विधायक ही लड़े। देश का पहला उदाहरण है कि कोई व्यक्ति 6 साल के लिए राज्यसभा में आता है, तो अगर वो सीएम हो जाए या और पीएम हो जाए या और कोई बात हो जाए, पीएम के लिए तो राज्यसभा बनी रहेगी, तो उसे, या गवर्नर हो जाए तो उसे राज्यसभा छोड़नी पड़ती है। राज्यसभा एक गोद का बच्चा होता है और लोकसभा का टिकट पेट का बच्चा होता है। तो 3 साल की राज्यसभा छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम और माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर 3 साल की राज्यसभा छोड़ के चुनाव लड़ा। और चुनाव भी कौन से लड़ा? फिरोजाबाद लोकसभा। वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी सीट थी। फिरोजाबाद लोकसभा में 2009 के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 9,312 वोट मिले थे। और मैंने उसको, क्योंकि जब देश के बड़े नेता माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ये चाहते थे कि सैफी परिवार से मैं ही लड़ सकता हूँ, तो फिर पीठ नहीं दिखानी चाहिए, फिर लड़ना चाहिए। पूरा देश मोदी 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 कर रहा था, तो मैंने भी ये सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा की बहुत राजनीति कर ली थी। तो मैं भी चाहता था राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करे जाए और कुएं के मेंढक से निकल करके राष्ट्र की मुख्यधारा में आया जाए। उसके पीछे ये कारण था क्योंकि आपने मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काम किया था, वो काफी पसंद करते थे आपको और टिकट दिया आपको। और कभी भी पार्टी छोड़ो तो ये कभी नहीं कहना चाहिए, जो लोग कहते हैं मैं मुंह खोल दूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन ये कोई मौका परस्ती नहीं थी और ना ये कोई कैलकुलेशन था कि फिरोजाबाद लड़ना। तब तक ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी आंधी चलेगी कि 73 एमपी जीत के आएंगे। का कैलकुलेशन क्या कहता है? 73 एमपी आएंगे, ये नहीं तब सोचा था। और उसमें भी जब मेरे को आना ही था तो मुझे बाकी सीटों पे लड़ना चाहिए था। मुलायम सिंह जी से बात होती है? वार्ताएं कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आखिरी बार कब हुई थी? लोकसभा के पिछले सत्र में, जब वो व्हील चेयर पे थे, वॉशरूम जाना था तो मैं लेके गया था। मौजूदा समाजवादी पार्टी को लेकर मुलायम सिंह यादव क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं? मौजूदा समाजवादी पार्टी के
कि वर्तमान रुख से मुलायम सिंह जी इसलिए खुश नहीं होंगे कि मुलायम सिंह जी आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। आज कोई गाजियाबाद में घटना है तो वो अपने जमाने के दिनों में यहाँ थे, और अगर कोई गाजीपुर में छात्रों पे कुछ हो गया तो वो रात भर चल के जाया करते थे। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में दुर्भाग्य से, या हम तो कहेंगे सौभाग्य, ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है, जो एक समाजवादियों का एक नारा था कि चर्चा पर्चा खर्चा होना चाहिए। आजकल तो दिख ना रहा है चर्चा लेकिन पड़ वो रही, मैदान में। आखिरी के 3 महीने में आराम गाह से निकल के कोई 3 महीने में आएगा। लोहिया जी ने ये भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। तो अखिलेश ने तो 4.5 साल तक हम इंतजार किया, आराम गाह में रहे, सुविधा भोगी राजनीतिक हो गए, अब निकले, अभी भी निकले हैं अभी, तो अब तो जनता माहौल मन बना चुकी है। लेकिन अब क्योंकि अखिलेश का आपने जिक्र किया, पश्चिमी यूपी की भी बात करते हैं। पार्टी की स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। मोदी जी के विकास कार्यों को, योगी जी के विकास कार्यों को, और जो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की रोज पराकाष्ठा करके जो पसीना बहाते हैं, उससे कमल खिलेगा। हमारे लिए पश्चिम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूर्व है, जितना बुंदेलखंड है, जितना मध्य उत्तर प्रदेश है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी हम क्यों चलाएंगे? ये देश गांव का है, ये देश किसानों का है, ये देश देहात का है, और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। तो छोटी मोटी राजनीति तो हम लोग भी जानते हैं। हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे जो किसान विरोधी हो जाए, हम सुसाइड कर लें। आपके किसान नाराज नहीं है, लेकिन 2022 को लेकर क्या कहता है कैलकुलेशन? 2022 के बारे में मैं निश्चित, लोगों की याददाश्त खराब है ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इतनी भी खराब याददाश्त नहीं होती है। जो काफ़ी नशे में होता है वो भी अपने घर पर आता है और पत्नी और बहन का अंतर समझता है। मैं यहाँ तक कहता हूँ, तो याददाश्त खराब नहीं है। लोग निश्चित तौर से याद रखेंगे कि 2007 से 12 वाली बसपा की सरकार में ये पत्थरों का सारा खेल हो रहा था, और गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारे छाती पर। उसके बाद उनको हटाने के लिए 12 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। तो आपको पता कि बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि पकड़ तो नहीं हो गया है। व्यापारी जब तक घर नहीं आ जाता था, पत्नी सोचती थी गोली तो नहीं लग गई और थैला तो नहीं छिन गया, और रात में किसान सिंचाई नहीं करते थे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा है। आगरा के डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक करना इसलिए बंद कर दिया था कि भूरा यादव सुबह उठा ले जाएगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको नहीं लगता कि ये नाराजगी भारी पड़ेगी? इलाहाबाद हमारे पास बाई इलेक्शन एग्जाम्पल है। हम ठाकुर ब्राह्मण यादव बघेल जाट कुशवाहा प्रजापति कढ़ेरे ठठेरे सोनार लोहार बढ़ई दर्जी भुर्जी तेली तमोली चौरसिया की बात नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कहा 19 में, फिर अभी हम लोग जीत कर 14 में, 19 में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इस बार लाल किले की प्राचीर से कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ठोको नीति और ये सिलेक्टिव है। नहीं, कोई नहीं। मैं इस देश का विधि एवं न्याय राज्य मंत्री भी हूँ। ये देश संविधान से चलेगा, ईपीसी सीआरपीसी से चलेगा। जो उसका उल्लंघन करेगा उसको आप शब्द ठोको कह सकते हैं, आप गाड़ी पलटना कह सकते हैं, लेकिन नियमों के उल्लंघन जो भी करेगा योगी जी की सरकार में वो सजा पाएगा। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? ये उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, मैं बहुत खुल के बातें करता हूँ और मैं एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, तो मेरे पास कोई कागज वागज नहीं है। गुप्त काल जो भारत का स्वर्ण युग था, अपराध उसमें भी होते थे। वरना प्रहरी का नाम क्यों लिखा गया है, उसमें मृत्युदंड का उल्लेख क्यों किया गया है? अगर जब कोई अपराधी नहीं करता था उसमें मृत्युदंड का है, प्रहरी का है, कोतवाल, ये शब्द है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सपा बसपा की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी की सरकार में अपराध कम है। और अपराध तब आपको दिख रहे हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। उनके जमाने में डकैती को कंसील करके लूट लिखा जाता था, लूट को चोरी लिखी जाती थी, चोरी को गुमशुदगी लिखी जाती थी। अगर आप कहोगे मेरा मोबाइल खो गया है तो आपको थाने से भगा दिया जाएगा, गुमशुदगी लिखी नहीं जाएगी। पता है आपको? एक घटना, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी जांच हो रही है, पुलिस पे मुकदमा है, पुलिस जेल में है, चार्जशीट जा रही है, लेकिन किसी एक घटना से, हालांकि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराध के तमाम कारण हैं, कोई एक काम नहीं है। लेकिन एक बात है कि योगी जी की सरकार में जैसा लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसा उत्तर प्रदेश में हाथरस की तस्वीर को सामने रखेंगे ही और रख रहे हैं। यूरोप है उत्तर प्रदेश। अगर कोई घटना होती है तो घटना के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी क्रिमिनल की पीठ पे हाथ नहीं होना चाहिए। ये यहाँ अखिलेश यादव का जो बोर्ड जो था वो उनकी परेशानी का कारण है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें उनको एक तरफ भले लोग दिखाई पड़ते हैं, एक तरफ अपराधी दिखाई पड़ते हैं, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। वो 2 बुलडोजर रखते हैं, एक बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में पुल पुलिया और सड़क बन रही है, और दूसरे बुलडोजर से अकूत संपत्ति अपराधियों ने जो की है उस पर बुलडोजर चल रहा है। चाहे संयोग है, वो अतीक है या मुख्तार अंसारी है। विपक्ष का सवाल है कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा फिर क्यों नहीं हुआ? अभियोग पंजीकृत हुआ, उनके बच्चे ने सरेंडर किया,
गिरफ्तारी सुप्रीम हुई है, कोर्ट ने गिरफ्तारी स्वमोटो हुई लिया, है। हर दिन फटकार लगी इस नहीं, प्रकरण उसके में पहले भी सुप्रीम प्रदेश कोर्ट, सरकार को। माननीय सर, सुप्रीम कोर्ट की सब इज्जत करते हैं, लेकिन एफआईआर जो लिखाई गई है उतनी लिखी गई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो बच्चा सरेंडर किया है, इसके बावजूद पुलिस कस्टडी, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया और जुडिशरी रिमांड लिया गया है। सबसे बाकी ज्यादा एजेंसी निष्पक्ष custodial है, death का चार्जशीट आरोप लगाएं लग या रहा फाइनल है। रिपोर्ट लगाएं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ का आरोप लग रहा है। आप हाथरस की घटना का उल्लेख कर रही हैं, पुलिस की कस्टडी में जब भी कोई मृत्यु होती है, मैं पुलिस में रह चुका हूँ, उसका एक सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसकी जुडिशियल जांच होगी। हाथरस में जो घटना हुई है उसमें 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए, कासगंज में, सॉरी हाथरस कह गया, कासगंज में निलंबित किए गए हैं और एक एजेंसी जांच करेगी और जो दोषी पाए जाएंगे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जुडिशियल जांच ही होती है पुलिस कस्टडी में मौत की। बघेल जी, आप कानून मंत्रालय देख रहे हैं, धर्म परिवर्तन कानून यूपी में लेकर आया गया, कितना और क्या बदलाव हुआ इससे? होना चाहिए। देखिए, स्वेच्छा से किसी भी धर्म को प्रभावित होकर के अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो अलग बात है, लेकिन एक स्ट्रेटजी बना करके, एक टैक्टिस इस्तेमाल करके, हाथ में ऐसे कलावा, मैं तो हिंदू हूं तो इसलिए बांधे हूं, ये कहीं ये काशी का है तो ये उज्जैन का है तो ये कहीं का है, लेकिन स्ट्रेटजी से अगर आप कलावे पहनेंगे, अपना नाम हिंदू रखेंगे, बॉडी बिल्डर हैं आप, हैं जिम में जाते हैं, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, स्कूलों का में जाती हुई लड़कियों का पीछा करते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं, फिर धर्म परिवर्तन कराते हैं। जो लोग शादी करते हैं वो धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं? फिर क्या हम 2 धर्म के लोग शादी नहीं कर सकते आपस में? लेकिन जितनी भी हिंदू लड़कियों ने अगर दूसरे धर्म के साथ शादी की तो सबसे पहला काम होता है कि धर्म परिवर्तन उनको कराया जाता है। तो ये बात तो गलत है। ये रणनीति की तरह, स्ट्रेटजी की तरह और टैक्टिस की तरह, और उसमें इन्वेस्ट करके ये धर्म परिवर्तन जो करा रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ये कानून बनाया है। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल ये चुनावी स्टंट है, और फिर एक सवाल उठता है कि चुनाव बीजेपी किस पर लड़ेगी, हिंदू मुसलमान या फिर तालिबान? ये टाइमिंग है, ये एक अलग संयोग की बात है, लेकिन हम लड़ेंगे देश दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय महंगाई के मुद्दे पर नेता, लड़ेंगे? सर्वाधिक नेता, महंगाई के मुद्दे पर लोकप्रिय लड़ेंगे? नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। बघेल साहब, जिन्ना की एंट्री से क्या आपकी लड़ाई आसान हो गई? कोई आसान नहीं हो गई। मैंने बताया ना कि ये तो समसामयिक बीच बीच की घटनाएं हैं, उसको जनता जिस रूप में लेगी तो हम उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई हमने अखिलेश यादव के मुंह में अपना शब्द नहीं डाला है कि इसको आप बोलो और उसके लिए कोई उनको पैसे दिए गए हैं। मायावती तो कह रही है कि एसपी बीजेपी की भाषा बोल रही है। शिक्षा की कमी वाले लोग कुछ भी स्लिप ऑफ द टंग कर सकते हैं। मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि जो पढ़ाई लिखाई है वो काम आए। फिर चर्चा रहती है, वैसे साहब तो आप ही का बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, और बिहार एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। तो भारत में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, सजा याफ्ता ना हो, और वो चुनाव लड़ सकता है, और ऐसा ही कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है चुनाव आयोग में जा करके। तो वो उनके दिमाग में ये बात है कि मुस्लिम एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में, आखिर गैर मुस्लिम नेता क्यों रहते हैं, इसलिए वो देश के मुस्लिम नेता बनना चाह रहे हैं। उसके लिए वो हैदराबाद, सिकंदराबाद से निकल करके, आंध्रा से, तेलंगाना से निकाल के देश में जा रहे हैं। किताब आई है बघेल जी, और उन्होंने हिंदुत्व को तुलना कर दी है आईएसआईएस और बोको हराम जिहादी संगठनों से, सलमान खुर्शीद ने। सुप्रीम कोर्ट में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय शिक्षकों को, चिकित्सकों को और अधिवक्ताओं को देश का बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और बहुत अच्छी तालीम उनकी हुई है। डीपीएस जैसे स्कूल के वो संचालक हैं, उनमें के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो क्या बताना चाहते हैं, हिंदुत्व की आईएसआईएस या वो दूसरा जो आप संगठन कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं? वो यहाँ पर तो वसुधैव कुटुंबक वाला हिंदुत्व है, अति देवो भव वाला है, सर्वे भवन्तु सुखना, भारत भवन्तु सुखना नहीं है, हिंदू भवन्तु सुखना नहीं है, वो वाले कल्चर वाला देश है। यहाँ तो माँ को, बच्चे को कांटा लगता है तो बच्चा भी रोता है, निकालती हुई कांटे को माँ भी रोती है। तो ये सहिष्णुता वाला, भाईचारा वाला, सबको समाने वाला, सबको लेकर के चलने वाला ये हिंदुत्व है। इसकी तुलना आप उन तालिबानों से या आईएसआईएस संगठन से जो खून को देखे बिना जिनकी रोटी नहीं कपती, जिनकी फिलॉसफी है कि अगर हम विधर्मियों को मारेंगे तो हूरें उनका जो स्वागत करेंगी। ये किताब भी आपको फायदा ही पहुंचाने वाली है क्या? ये एक संयोग है, जब अच्छे दिन होते हैं और सब कुछ अच्छा होता है तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं वो लोग करते हैं। हम तो हमेशा कह रहे हैं कि अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांत से, अपने कार्यक्रम से, अपने विकास से, बूथ अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से, और दूसरी जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं उनको युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। कहीं कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट तो नहीं माइनॉरिटी को अपने पाले में खींचने के लिए? किनका? कांग्रेस का।
देखिए, वो एक वोट बैंक उनका हुआ करता था, जो कुछ उसका एक बड़ा हिस्सा, प्रतीकों के रूप में बोलूँगा, बीजेपी में आ गया। एक बड़ा हिस्सा उनका अखिलेश यादव के साथ चला गया और एक कुछ हिस्सा उनका बहन जी के साथ गया है। सो कांग्रेस बिकेम जीरो। अब जो वो हिंदुत्व से, कांग्रेसी हिंदुत्व से डर रहे हैं, उसके पीछे उनका ये है कि माइनॉरिटी इसमें एक सीट, अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस के साथ रहता तो केवल माता जी की सीट अकेली नहीं रहती, भाई साहब को भी हारना पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में जहां 85 में बघेल 83 साहब। सीटें आती थी, जहां उनके 80 सीटें आती थी, वहां आज प्रियंका उनकी गांधी की एक सीट मौजूदगी- केवल है। तो वो अब अपना जो बचा बचा हिंदू कांग्रेसी है उसको भी बचाना चाह रहे प्रियंका हैं। गांधी उनके जिस तरह हिंदुत्व से से उनको डर एक्टिव लग है, रहा है। प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव है, वैसे सिंपली पूछा जाए कि बीजेपी की लड़ाई किससे है? समाजवादी पार्टी से सिर्फ, या सबसे पिछली मिलकर? बार 325 आए हैं और 50 से कम पर समाजवादी पार्टी है, 19 के आसपास बीएसपी है। तो कैसे कह सकते हैं कि लड़ाई किसी से है? मजा तो ये आता ना, फाइनल मैच फंसे, सेमीफाइनल फंसे, क्वार्टर फाइनल फंसे। तो 2014 73 एमपी, 2017 325 विधायक, 2019 में 63-64 एमपी। तो पिछले 3 चुनाव ये बता रहे हैं कि लड़ाई किसी से नहीं है। बघेल साहब, पीछे 2 महीने की एक्सरसाइज में माना जा रहा है कि एसपी बीजेपी आमने सामने है। ऐसा आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि कोई आगे नहीं है। अच्छा, अखिलेश वो यादव कह गांव रहे में हैं, कहते हैं काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की नफरत को दूर करने के लिए हम समाजवादी इत्र लेकर आए हैं। अपर्णा जी, 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार ने, खासतौर से उनके समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों ने इतनी गंदगी की और इतनी बदबू फैलाई है कि दुनिया का कोई इत्र अब उनके काम नहीं आ सकता है। और जहाँ से इत्र बनता है वहाँ से भी वो चुनाव हार चुके हैं, कन्नौज से। और इत्र पर एक शेर है कि खुशबू को बहुत गरूर है अपने महकने पर, मुमकिन नहीं है हवा से रिश्ता किए बगैर। और हवा से रिश्ता माने जनता, जनता से उनके रिश्ते ठीक नहीं है। लोगों को याद है उनका कानून व्यवस्था, उनका जातिवाद। और प्रियंका गांधी एक ऐसे परिवार में, पुत्र प्रधान परिवार में पैदा हुई एक बेबस लड़की। लेकिन दिलचस्प है कि वो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कुछ देशों का कल्चर ऐसा है कि वहाँ बेटे को ज़्यादा प्यार किया जाता है। लेकिन अब वो 40% टिकट महिलाओं के लिए कह रही हैं। हाँ, तो वो उनको रिजर्वेशन कर देना चाहिए था जब उनकी सरकार थी। तो ऐसा कहा जाता है। तो शायद राहुल गांधी के को खुल के नहीं खेलने दिया गया। लेकिन 20 साल राजनीति में उनका हवाई जहाज उतरा तो केवल फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरा, और अमेठी और रायबरेली के लिए काम करती थी। और इसलिए आप प्रियंका जी पर बहुत सोच रही हैं, हम इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि जो सिक्का बाजार में आता है अगर शुरू में चल गया तो चल गया। जो फिल्म आती है वो शुरू में अगर बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई तो हो गई, वो 3 महीने बाद हिट नहीं होती है। तो वो जो उन्होंने आत्मविश्वास ना हो जाए, अपने भाई की सीट प्रियंका की अमेठी एंट्री को, से 4 दिन तक सरकार परंपरागत सो सीट नहीं अमेठी पाती को है। वो नहीं बचा पाई है। केवल इस समय जिनका सामान्य ज्ञान कमजोर ठीक है है। उनको बता दूं, ठीक है, कांग्रेस के ये- पास केवल एक सीट है। ठीक। कांग्रेस के पास केवल एक सीट है, वो है रायबरेली। वो आई, उन्होंने बीजेपी हर जगह प्रचार किया अति और आत्मविश्वास कोई का असर शिकार नहीं तो उनका नहीं हो रही। पड़ा, कोई असर उनका नहीं पड़ा। अपने क्षेत्र के 5-6 गांव का नाम भी आपको याद है? हाँ, मेरे को भी ऐसे ही आपने सोच लिया कि कटघरे में अब ये पकड़ा जाएगा, बहुत देर बोल रहा है। अच्छा, आप चलिए एतमादपुर में अपन बात करते हैं। हम गांव बिल्कुल का बिल्कुल, नाम, आपकी भाषा। हाँ, पैंत खेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गेजौली, धंगरौली, नगला चौतरा, गढ़ी अजीता, बेनई, नांदऊ, धौरऊ, बगल घूसा। ठीक है। इसके बाद खाड़ा, नगला धौकल, नगला गड़रिया, सुजानपुर, जामपुर, चमरौला, चूहरपुर, खुशालपुर, नजरपुर, हाथीगढ़ी, धौर्रा, गतपुरा, रनपई, रुगधनु, बांदू, चौकड़ा, नया बांस, पतलपुर, अगरपुर, सर, सिखरा। ठीक, ये ठीक मान है? लिया। अब जलेसर क्या में, है? अब जलेसर में चलते हैं। रेजुआ, बढ़ावली, नगला, आहिर, सलामी, दोपहरिया, कुसवा, कुसैत, चुरथरा, खटौटा, हिनौना, नगला, रूपी, निगो, नगला, रामजीत, बसुंधरा, नगला, गलुआ, नगला, भूरा, राजा का नगला। सब याद मैं है। तैयारी करके नहीं बातें आया याद हूं ना, है। मुझे नहीं, आपका तैयारी क्वेश्चन है, बताया आप था। जलेसर से चुनाव लड़े हैं, आपको चुनाव तैयारी तो बहुत होगी। लोग लड़े नहीं, हैं, कई तैयारी बार होगी जीते हैं। आपकी। ये क्षेत्र में दौरा करने से मुझे यानी याद कि हम रहता ये है। मान के चले महंगाई मुद्दा यहाँ नहीं है के आपके मुद्दे क्या मुताबिक, हैं? रोजगार मुद्दा नहीं है। हमेशा रहता है। सरकार दावा करती है 4 लाख नौकरियां दी, महंगाई भी विपक्ष मुद्दा कहता रहता है है। विपक्ष कहता है कि वो महकमे बता दीजिए जहां आपने नौकरी दी है। मैं बताता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट लेटर लखनऊ से अथवा फिर जिलों में हम लोग ना देते हों। और मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। आज़ादी के बाद अगर जीनत जी आप मेरे से पूछेंगे सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़े काम है,
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये योजना, अच्छा, आयुष्मान, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरव्यू खत्म करना, नॉन गस्टेड नो, नो, नो। नौकरियों का इंटरव्यू खत्म करना सबसे बड़ा काम है। जो अखिलेश जी की और मायावती जी की सरकार में इंटरव्यू होते थे वो लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना तो चेकोस्लोवाकिया की बता, और चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बता के नौकरी नहीं लगती थी। ये सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के अखिलेश द्वारा यादव कहते हैं आप डाटा मुख्यमंत्री सामने द्वारा ला दी गई दीजिए सूची में होता था। विभाग के। आपने आजादी का जिक्र किया, कंगना रनौत का स्टेटमेंट कहती है 2014 के बाद दरअसल आजादी मिली, उससे पहले तो भीख मिली थी, कुछ आप कहेंगे उस पर? देश की आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। कई बार उस सरकार में आधी अधूरी आज़ादी थी। एक शेर है कि 100 में उस समय की बात के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, नाराज, दिल पर रख के हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेवार को मत आंकिए मापदंड, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, इसलिए वो आधी अधूरी आज़ादी थी। इसीलिए उस फुटपाथ पर लेटी हुई जनता के लिए प्रधानमंत्री शहरी और आवास में मोदी जी ने 80 24 करोड़ तक सबको लोगों को मकान आज देने भी का 5 काम किलो किया। अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों मकान को भी तो सर। दे रहे हैं अपने ना, आखिरी राउंड 80 की करोड़ तरफ लोगों बढ़ते को। हैं। शौचालय भी दे रहे हैं ना। 80 अपने करोड़ आखिरी लोगों राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम एक एक नाम लेंगे और आपको त्वरित प्रतिक्रिया देनी है उस पर। अच्छा जी। राहुल गांधी, कंफ्यूज्ड आदमी। अखिलेश यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में पैदा हुआ ट्विटर पुत्र। मायावती, दौलत की महारानी। असदुद्दीन ओवैसी, लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा सांप्रदायिक आदमी। पीएम नरेंद्र मोदी, ना फकीर, ना मांझी, ना रहबर, ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी, ये कैसा सफ़र है। फकीरी का अपना अलग ही मज़ा है, ना पाने की चिंता, ना खोने का डर है। ऐसे राज ऋषि हैं मोदी जी, जो 7 साल सत्ता में रह के काजल की कोठरी से एक भी दाग लेकर के नहीं आए हैं, जीरो करप्शन के साथ। एसपी सिंह बघेल, पाताल पुत्र। मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र। योगी आदित्यनाथ। जानदार, शानदार, दमदार मुख्यमंत्री। ठीक है एसपी सिंह बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का और खासतौर से अपर्णा जी का, मेनका जी का, जीनत जी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस चैनल पर पहली बार मुझे अवसर मिला है। और आपने जवाब भी बहुत बेबाकी से और धारदार अंदाज में किया। आज इस वक्त हमारे साथ इतना ही, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।